फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। आज हम वेक्टर का टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई देखिए, आपका जो चैप्टर नंबर 12 है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका वेक्टर्स। बुक सभी बच्चों के पास है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहले है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या है भाई? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए है वो यहाँ पे आपके पास क्या क्या लाएगा भाई? इसके अंदर है इनिशियल पॉइंट। ए बी कोई भी लाइन सेगमेंट है तो ए है वो इनिशियल पॉइंट होगा और बी है वो टर्मिनल पॉइंट होगा हमारे पास। अगर बी ए लाइन सेगमेंट कहते हो आप ए बी की बजाय, अगर आप बी ए को लाइन सेगमेंट कहते हो तो उस केस के अंदर बी है वो क्या कहलाएगा आपके पास है इनिशियल पॉइंट कहलाएगा और ए है वो आपके पास क्या बनेगा? टर्मिनल पॉइंट बनेगा। यहाँ पे अपने पास आता है भाई स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट है स्केलर्स, ए क्वांटिटी विच एज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर। क्या होगा भाई? स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होगा केवल, डायरेक्शन नहीं होगी, वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और वेक्टर से क्वांटिटी विच एज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। कि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी, तो वो आपके पास वेक्टर होगा भाई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर, जैसे आपने ये लिखा है इसमें ये एरो का सिंबल हमने वेक्टर के लिए यूज कर दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए बी। क्या भाई? वेक्टर ए बी। तो इसका मीनिंग भी यही है कि इसकी डायरेक्शन ए टू बी है। क्या है भाई? हमारे पास इसकी डायरेक्शन है वो ए टू बी है। अगर आपके पास कहीं भी ये लिखा हुआ है वेक्टर बी ए, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन बी टू ए है भाई। क्या होगी? बी टू ए। वेक्टर पी क्यू अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन है वो पी टू क्यू है। नेक्स्ट आता है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नोटेशन है वो स्मॉल अल्फाबेट से भी यूज कर देते हैं। जैसे वेक्टर पी क्यू लिखा हुआ है, इसको मैं लिख दूं वेक्टर ए है। वेक्टर बी ए लिखा हुआ है, इसको मैं लिख दूं वेक्टर बी है। तो ये स्मॉल लेटर्स है, इनसे भी हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बताते हैं तो वेक्टर ए बी के ऊपर ये जो मॉडुलस का जो सिंबल यूज होता है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए यूज हो रहा है। और मैग्नीट्यूड है वो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी कि स्केलर क्वांटिटी बनेगी। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास टाइप्स के बारे में आ रहा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो भी जितने भी टाइप्स हमारे पास गिवन है, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एक तो जो हमें मेन ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारी टाइप्स आपको अच्छे से रीड करनी है, कहीं कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है भाई? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए कैप किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। और ए कैप है वो इक्वल होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए कैप है वो इक्वल होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो हमारे पास। तो यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट मेन जो पॉइंट है जिसका हम लोग यूज करेंगे वो है आपका इक्वल वेक्टर्स। क्या होता है भाई? इक्वल वेक्टर्स। देखो, इक्वल वेक्टर होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए भाई। फर्स्ट जो कंडीशन है वो आपके पास सेम लेंथ। सेम लेंथ का मीनिंग है कि उनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। सेम लेंथ का मीनिंग है यहाँ पे कि उनका मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेकंड जो है आपके पास सेम और पैरेलल स्पॉट। वो कैसे होने चाहिए भाई? या तो सेम लाइन होनी चाहिए या फिर वो पैरेलल होनी चाहिए दोनों।
थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है सेम सेंस या सेम डायरेक्शन। सेम सेंस या सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन ये आपके पास इनकी सेम डायरेक्शन हो गए भाई। अगर ये 3 की 3 कंडीशन ट्रू है तो ही आप कह सकते हो कि आपके पास वो 2 वेक्टर्स इक्वल है। अगर 2 वेक्टर्स इक्वल है तो इन 3 की 3 कंडीशंस को आप लोग यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जितने भी और जो भी रिजल्ट्स गिवन है वो आप सारे के सारे डिटेल से बेटा इनको रीड करोगे। मेनली मैं नेक्स्ट जो पॉइंट पे आ रहा हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ। इनके मेन जो रिजल्ट्स है वो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे अपने पास जो भी मामला है वो सारे का सारा 3D के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई। इसमें भी 3D यूज हो रही है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया भाई। क्लियर है। और यहाँ से अपने पास इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास कोई भी एक आर वेक्टर है भाई। ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है एल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है बीटा, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है यहाँ पे क्या भाई, गामा। ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और वो एंगल हमारे पास है एल्फा बीटा गामा। क्लियर है। इनके जो कोसाइन है उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन का मतलब जानते हो ना, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने कोस पढ़ा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोसाइन होती है भाई। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, कोस एल्फा कोस बीटा और नेक्स्ट हमारे पास है भाई क्या है यहाँ से, कोस गामा और डायरेक्शन कोसाइन। क्या होंगे ये हमारे पास है, डायरेक्शन कोसाइन होंगे, जिनको हम लोग एल एम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एल इज इक्वल्स टू कोस एल्फा ले लेते हैं, एम इज इक्वल्स टू कोस बीटा यूज कर लेते हैं और एन इज इक्वल्स टू कोस गामा। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन रेशियो। 3 numbers ABC proportional to the direction cosine LMN of a vector are known as direction ratio of the vectors। डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे भाई। L अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C। अगर ये कंडीशन है तो इस केस में आप लोग कह सकते हो ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन के जो प्रोपोर्शनल होंगे वो डायरेक्शन रेशियो होंगे। नेक्स्ट इससे यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, आप देख पा रहे नोट में लास्ट में लिखा हुआ है पेज में, इन जनरल वी हैव एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 बट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू 1। ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है भाई, इसका हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ेगी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एबीसी में डायरेक्शन रेशियो में इक्वल नहीं होगा। इनके स्क्वायर का सम डायरेक्शन कोसाइन में इनके स्क्वायर का जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो आप लोग फेस्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हो उस फेस्ट एक्सरसाइज का जो सबसे मेन अपने पास रिजल्ट है वो है भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो आप लोग रिजल्ट को रीड कर पा रहे होंगे, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर then their sum is represented by the third side of triangle taken in the opposite order। कोई भी आपके पास ये ट्रायंगल ABC है, ABC, ये करेगी 2 साइड्स का सम हो हमारे पास सेम डायरेक्शन में।
ये ले लिया मैंने ए टू बी ले लिया, ए बी भाई, बी टू सी ले लिया, कंटिन्यू हो गया या नहीं। तो ये कह रहा है कि थर्ड साइड के इक्वल होगा किसमें, अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी भाई। तो क्या कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए सी। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है भाई, ये भी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका काफ़ी यूज है। ए टू बी, बी टू सी, ये दो तो कंटिन्यू हो गए लेकिन थर्ड अपोजिट होगी। दूसरा यहाँ से ये भी ध्यान कर सकते हो, अगर आपने ये सम लिखा है तो क्लियर है कि इसका जो फर्स्ट आ जाएगा और इसका लास्ट आ जाएगा, वही आपके पास रिजल्ट में बनेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, वो भी इस ट्रायंगल की हेल्प से ही बनता है भाई। उसमें भी टू ट्रायंगल्स बन के यूज कर सकते हैं। जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है उनको एक बार अच्छे से आप लोग रीड करना। यहाँ से मैं एक्सरसाइज 12.1 पे ले चलता हूँ मैं। जितने भी इसके रिजल्ट्स हैं उनको एक बार अपनी बुक की हेल्प से आप लोग अच्छे से उस पर स्टडी करना। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप लोग बताना, उस पर डिस्कस करेंगे। 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास। इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, फाइंड ए स्केलर के वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ये गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर आप लोग इसके रिजल्ट्स को बारीकी से रीड करोगे तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपको जहां मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर जो लिखा हुआ है वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये कह रहा है कि आपके पास किसी भी वेक्टर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप ऐसे इस प्रकार से उनके मैग्नीट्यूड को सेपरेट करके लिख सकते हो। ऐसा ही अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1। के की वैल्यू फाइंड करवा रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इधर के की वैल्यू फाइंड करनी, इसका मैग्नीट्यूड हटाना है तो आपके पास या इसका मॉडुलस ही है एक प्रकार से ये, तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। और प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आएगी तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये आपके पास इस स्केलर की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास फर्स्ट पार्ट कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ये तो इक्वल गिवन है हमारे पास। हमने इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन पढ़ी थी भाई। अगर ए और बी वेक्टर इक्वल है तो क्या क्या होता है वहाँ पे हमारे पास, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वो पैरेलल होंगे और उनकी सेम डायरेक्शन होगी। यहाँ पे ये कह रहा है अगर ये है तो इज इट ट्रू। तो आपसे ये पूछ रहा है क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। बिल्कुल होगा भाई। अरे जब ए और बी वेक्टर इक्वल है तो 3 कंडीशन इक्वल है। ये तो एक सिंगल ही तो पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहा है आपसे। तो यहां से आप इसके अंदर लिख दोगे यस इट इज ट्रू। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इज इट ऑलवेज ट्रू। आपसे ये कह रहा है कि क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी होगा। ऑलवेज तो नहीं हो सकता भाई, ये तो केवल मैग्नीट्यूड इक्वल है और ओनली मैग्नीट्यूड से तो हम नहीं कह सकते कि आपके पास वो पैरेलल होंगे, कि आपके पास वहां पे उसके अंदर मैं बात करूं तो उनकी सेम डायरेक्शन होगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 9 में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूं तो थर्ड में भी ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है हमारे पास। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। अगर इसके अनुसार अब की बार उन्होंने लिखा कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वेक्टर बी, क्या हुआ भाई,
यहाँ से क्या क्या मिल गया कि a इज इक्वल्स टू बी भी हो सकता है और a इक्वल्स टू माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो इक्वल था ही था, डायरेक्शन अपोजिट है तो भी काम चल रहा है। लेकिन हमारे पास एक थर्ड पॉइंट बच गया, क्या ये पैरेलल सपोर्ट कर रहे हैं? पैरेलल सपोर्ट हो सकता है करते हो, नहीं करते हो, तो यहाँ पे हम तो रिजल्ट है वो किस में आएगा, हमारा 9 में ही काउंट होगा। 3 की 3 कंडीशन जहाँ पे श्योर होगी वहीं पे आप कह सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी है। अगर एक कंडीशन पे भी डाउट है हमें, हो सकती या नहीं हो सकती, तो वहाँ पे अपना रिजल्ट है वो किस में रहेगा, नोट में रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, प्रूव दैट माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही बनेगा। लेकिन इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए क्या कर लो, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी। मैंने ए वेक्टर को ए बी से अज्यूम कर लिया, क्लियर है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहले समझा दूं इसके बारे में। वेक्टर ए बी है, इसको माइनस वेक्टर बी ए लिख सकते हैं भाई। देखो डायरेक्शन चेंज करोगे तो कभी भी ध्यान रखना वो वेक्टर नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव के इक्वल। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो ऐसा करके मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस वेक्टर ए बी लिख दिया है। क्लियर है। जब माइनस का वेक्टर ए बी है तो वो क्लियर है कि वेक्टर बी ए के इक्वल होना चाहिए भाई। किसके इक्वल होना चाहिए, वेक्टर बी ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास माइनस ए बी को वेक्टर बी ए लिख सकते हैं, लेकिन बाहर माइनस है, बाहर माइनस से ये माइनस का वेक्टर बी ए बन गया, और माइनस का अगर वेक्टर बी ए है तो ये किसके इक्वल बन गया भाई, वेक्टर ए बी के इक्वल आ गया। वेक्टर ए बी हमने किसको अज्यूम किया था, वेक्टर ए को अज्यूम किया है यहाँ पे, और वेक्टर ए को अज्यूम किया है तो ये इक्वल हो गया वेक्टर ए के। और ये वेक्टर ए के इक्वल होने का मतलब है कि किसके इक्वल आ गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट है भी अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. नेक्स्ट आपसे कह रहा है वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, देन शो दैट। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना ली, ए बी सी डी। ध्यान दीजिए, वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी लिखा हुआ है, ए टू बी डायरेक्शन है भाई। वेक्टर बी सी बी टू सी डायरेक्शन है, ये वेक्टर बी के इक्वल है। ये आपके पास यहाँ पे गिवन है भी क्या, वेक्टर ए बी है वो वेक्टर ए है, और वेक्टर बी सी है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। क्लियर है। अब मैं पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है वो हमारे पास क्या होती है भाई, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। क्लियर है। तो यहां से इसके अंदर अगर वेक्टर ए बी लेते हो तो वेक्टर डी सी है वो भी वेक्टर ए होगा, वेक्टर सी डी लोगे तो माइनस का ए होगा, ये ध्यान रखना है भाई। ऐसे ही इधर वेक्टर बी सी अगर वेक्टर बी है तो वेक्टर ए डी है वो वेक्टर बी होगा, ए डी। और अगर डी ए वेक्टर लेते हो तो वो माइनस का बी बनेगा। क्लियर है। अब आपसे जो प्रूव करवा रहा है वो वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू, देखिए वेक्टर ए सी कब आएगा, जब आप ए को सी से ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे आप, ए को सी से ज्वाइन कर दोगे, तब जाके हमारे पास वेक्टर ए सी आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या जाएगा भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन
और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसके अंदर आप लोग ध्यान दे सकते हो कि AC आपको फाइंड करना है, तो आपके पास वेक्टर AC इज इक्वल्स टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। टू साइड्स को कंटिन्यू लेके उसका सम करोगे तो थर्ड है वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। देखिए इनके डायरेक्शन सेम है, अगर ऐसे तो लाते तो CA होता है हमारे पास, लेकिन ये हमने क्या लिया है, AC। ये आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल है, वेक्टर A के इक्वल है, और प्लस में वेक्टर BC है वो आपका वेक्टर B है। तो AC इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही नेक्स्ट फाइंड करवा रहा है वेक्टर BD वेक्टर फाइंड करवा रहा है, तो यहाँ से BD को ज्वाइन कर दो, B टू D बताना है आपको है। तो B आपका इनिशियली पॉइंट होगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है बेटे, एक ऑप्शन ये है BD के लिए, या आप अगर ट्रायंगल BCD का तो यूज करते हो तो BC प्लस CD लेना पड़ेगा, और इसका लेते हो तो BA प्लस AD लेना है, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल में लिख रहा हूँ BCD में, तो इसको लिख सकता हूँ वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। ये नहीं कि डायरेक्शन मैंने ये D टू C लिख रखी है, अरे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो यूज होगा वो BC प्लस CD यूज होगा हमारे पास। अब BC है वो तो वेक्टर B है, लेकिन CD की बात करूं तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो प्लस A की बजाय क्या बन जाएगा, माइनस का A बन जाएगा भाई। और यही आपको प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5th क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर AB, वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर AB एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर BC। नेक्स्ट आपसे कह रहा है आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, फाइंड द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो रेगुलर हेक्सागन कह रहा है भाई आपसे। अब हेक्सागन है वो रेगुलर बताया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। क्या भाई, मैग्नीट्यूड है वो तो हमारे इक्वल है। ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन है, तो वेक्टर AB है वो A है, ये AB है, ये वेक्टर A है। वेक्टर BC है, ये आपके पास वेक्टर B है। क्लियर है भाई यहाँ से। इसके बाद आगे आपसे जो फाइंड करवा रहा है उसमें आपके पास कहीं पे CD है, कहीं पे DE है, EF, FA, AE, CE, हमें ये इस प्रकार से फाइंड करने हैं। अगर बात मैं CD की ही करता हूँ तो CD को डायरेक्ट तो ऐसे फाइंड कर ही नहीं सकता भाई। CD फाइंड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे पहले AC फाइंड करनी पड़ेगी। AC आने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से AD को ज्वाइन कर दो, आपको AD फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग CD फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा जो मेन और पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो आपको बता दूं कि रेगुलर हेक्सागन है, ऑल साइड तो इक्वल है ही है, लेकिन जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। क्या होती है भाई, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है हमारे पास। तो यहाँ पे आपके लिए वेक्टर AB जो है वही वेक्टर ED होगा। क्या होगा, कोई भी रेगुलर हेक्सागन जब भी आप यूज करो ध्यान रखना AB है वो इक्वल होगा किसके, ED के इक्वल होगा, ये भी वेक्टर A हो जाएगा। ऐसे ही BC है तो इसके अपोजिट में F ये है BC, तो FE, वेक्टर BC है वो आपका FE के इक्वल बनेगा भाई, वेक्टर B हो जाएगा। और ऐसे ही आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग यहाँ से CD लेते हो, वेक्टर CD लेते हो, C टू D, तो इसके अपोजिट में देखना AF बनेगा, ना कि FA। FA तो लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा उसका। C टू D है तो इधर A टू F है, ये आपके पास है, जितना भी CD आएगा उतना ही क्या हो जाएगा, AF बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई।
ऐसा करने के बाद अगर आगे मैं इसमें बढ़ता हूं तो ध्यान देंगे आप लोग, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन से आपके पास वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू बनेगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ए बी प्लस बी सी वैक्टर ए सी बन गया, ए बी ए है, बी सी बी है, इट मीन्स वैक्टर ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया भाई। ए सी वैक्टर्स को तो हमें ए और बी की टर्म्स में फाइंड करने में कामयाब हो गए। अब हमें तो सी डी फाइंड करना है। सी डी तो जब आएगा जब भाई ए डी आ जाए किसी तरह से। अब ए डी लाने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपको इसमें आंसर शीट पे सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इधर इस ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दूं, इधर से मैं सी डी को भी आगे प्रोड्यूस कर दूं ऐसे, तो ये आपके पास है, सपोज कीजिए कोई भी ओ पॉइंट है भाई, ए ओ डी है, वो एक ट्रेंगल बन रही है, और ए ओ डी ट्रेंगल्स के अंदर रेगुलर हेक्सागन अगर है तो जितनी ये ए बी है उतनी आपकी ओ बी होगी, जितनी सी डी है उतनी आपकी क्या होगी भाई, ओ सी बनेगी। तो जब किसी भी ट्रेंगल के अंदर टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या बनता है भाई, थर्ड साइड के वो पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। थर्ड साइड के वो पैरेलल भी है और उसका क्या है, हाफ भी है। और डायरेक्शन हम सेम ये यूज कर रहे हैं, जो ए टू डी है वो बी टू सी है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो वी नो दैट, आपको यहाँ पे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है भाई, वी नो दैट वेक्टर ए डी इज इक्वल्स टू हाफ वेक्टर ए डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी सी, क्योंकि BC है वो हाफ बनेगा भाई, BC है वो AD का हाफ बनेगा, तो आप तो AD लिख रहे हो, तो वेक्टर AD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर BC। अब वेक्टर BC तो वेक्टर B है, तो AD इज इक्वल्स टू 2 वेक्टर B। अब इस क्वेश्चन की जो मेन कड़ी है वो आपकी ये है, अगर ये जो बच्चा नहीं सोल्व कर पाया, इसमें कुछ भी फाइंड नहीं कर सकता, ये आ गया तो सब कुछ फाइंड कर सकते हो, कुछ भी नया यूज नहीं करना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है और सारे डाटा आप लोग कलेक्ट कर पाओगे। तो ये एडी वेक्टर 2b आ गया भाई। अब आप इसमें लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सी ट्रायंगल में भाई, ए सी डी ट्रायंगल में हमें जरूरत किसकी है, सी डी की है। अब सी डी लिखा है तो सी से स्टार्ट हो जाओ भाई, क्या लिखना पड़ेगा, सी ए प्लस ए डी, सी ए प्लस में ए डी। अब सी ए, देखिए ए सी है वो ए प्लस बी है, आप सी ए लिख रहे हो, सी ए लिख रहे हो तो इसके साथ माइनस लग जाएगा, माइनस का वेक्टर ए प्लस बी प्लस ए डी है वो अभी हमने फाइंड किया है 2 वेक्टर बी है, तो क्या बना है यहाँ से, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी, तो 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर सी डी है वो ए और बी की टर्म्स में फाइंड हो चुका है भाई। क्लियर है? सी डी के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ तो डी ई फाइंड करवा रहा है भाई, क्या फाइंड करवा रहा है आपसे, डी ई। डी के बारे में तो पहले ही पता है भाई, ए बी है इसके अपोजिट साइड ही तो है, लेकिन ए बी और ई डी इक्वल है, हमें डी ई बताना है, क्या बताना है हमें यहाँ पे, डी ई। तो डी ई इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हो, माइनस का ई डी, और माइनस ई डी है वो इक्वल है किसके, ए बी के, तो माइनस ए बी हो गया, इट इज इक्वल्स टू माइनस का ए आ गया, ये डी ई आ गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे बढ़ता हूँ तो थर्ड जो पॉइंट आपके पास यहाँ आता है वो आता है आपके पास भाई डी ई, डी तो सेकंड था, ई एफ, ई एफ। अब ई एफ है आपको बताया था भाई, एफ ही तो लेते हो तो आपका बी है, और ई एफ अगर आप लोग लेते हो तो ये आपका माइनस का क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये आने के बाद नेक्स्ट है आपका एफ ए, जब आप लोग सी डी फाइंड कर चुके हो तो वो ए एफ के इक्वल है, और एफ ए फाइंड करोगे एफ ए तो वो आपके पास क्या बनेगा भाई, डी सी बनेगा, जो कि माइनस का सी डी बनेगा भाई।
क्या बनेगा, माइनस का सी डी बन जाएगा हमारे पास। तो सी डी फाइंड कर चुके हैं, वो रख देंगे, तो माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आ गए। एफ ए आने के बाद नेक्स्ट ए ई फाइंड करवा रहा है, ए ई, ये देखो आप, इस ए ई को चाहे आप इस ट्रायंगल से फाइंड कर दो और चाहे इससे कर दो, दोनों की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ए ई के बाद नेक्स्ट अगर बात करो तो सी ई फाइंड करवा रहा है, सी ई, ये सी ई इसको ज्वाइन कर दो भाई। अब बोलिए सी ई के लिए सी डी भी है, डी भी है तुम्हारे पास, तो सी फाइंड कर देंगे इस ट्रायंगल्स। तो ये सभी जितने भी साइड, जितने भी डाटा आपसे फाइंड करवा रहा है, सब के सब ए और बी की टर्म्स में हम फाइंड कर सकते हैं। बस मेन ख्याल आपको रखना है, तो किसका रखना है भाई, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ए डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में